तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस यानी कि आईआरओ का कंसेप्ट। तो आईआरओ के केस में अंडरलाइंग एसेट आपके फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और उससे जो बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द नेचर ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस आईआरओ। तो आईआरओ को क्या मतलब हुआ? आईआरओ का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आपका अंडरलाइंग एसेट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे और उससे बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का रहेगा, तो वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आईआरओ। तो पहला मैंने लिखा है आईआरजी। आईआरजी का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट गारंटी। तो आईआरजी का कंसेप्ट मैंने आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में समझाया था, जहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट वगैरह डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने यील्ड कर्व जब पढ़ा था, तब उसके साथ साथ मैंने इंटरेस्ट रेट गारंटी का कंसेप्ट भी समझा दिया था। व्हाट वाज आईआरजी? आईआरजी वाज अ पार्ट ऑफ, यानी कि इट वाज अ टाइप ऑफ आईआरओ। कैप ऑप्शन, तो कैप ऑप्शन भी एक तरीके का आईआरओ होता है, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और एक होता है फ्लोर ऑप्शन। तो तीन तरीके के आपके आईआरओ यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आईआरजी, एक होता है कैप ऑप्शन और एक होता है फ्लोर ऑप्शन। चलिए डिस्कस करते हैं कैप ऑप्शन। कैप ऑप्शन में क्या होता है, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है उसमें अलग अलग सीरियल नंबर दे दिए, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसी सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं कि t इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आज मैंने कुछ पैसे, कुछ मनी बोरो किए, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने बोरो किए, किसी से भी बोरो किए। लेकिन मैंने जब बोरो किए तो मैंने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे बोरो किए। मान के चलो लीबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट पे कुछ पैसे बोरो किए, तो मैं क्या बन गया? तो मैं बोरोवर बन गया। ठीक है। अब सिंस मैंने पैसे बोरो किए हैं, यानी कि मैंने लोन लिया है, वो भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे। फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्या होता है? तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो फ्यूचर डेट में कुछ भी हो सकता है, यानी कि इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। आज अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट 10% है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़े तब भी 10% ही हो। तब 11% हो गया होगा, तो 11% के रेट पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और तब अगर 9% हो जाएगा तो मुझे 9% पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फ्लक्चुएटिंग है, वो फिक्स नहीं है। तो सिंस मैंने एक ऐसी चीज़ पे लोन बोरो किया है जो फिक्स नहीं है, मुझे डर लग रहा है, यानी कि मुझे रिस्क लग रहा है कि लीबोर बढ़ जाएगा, यानी कि आने वाले समय में, यानी कि जिस दिन मुझे इंटरेस्ट पे करना है उस दिन जो लीबोर है वो बढ़ चुका होगा, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। तो मुझे बहुत रिस्क फील हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने बैंक के पास गया। मैंने अपने बैंक को बोला कि एक काम करते हैं, मैं आपसे कैप ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। ठीक है, कैप ऑप्शन इज़ एन आईआरओ, इट्स अ डेरिवेटिव। मैं आपसे वो बाय कर लेता हूँ। उसमें क्या होगा? तो उसमें ये होगा कि मैं आपको प्रीमियम पे करूँगा, बोरोवर बैंक को प्रीमियम पे करेगा। सिंस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ बाय कर रहे हो, यानी कि आप बायर हो, ऑप्शन बायर हो, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये कई बार हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में देख चुके हैं कि ऑप्शन बायर यानी कि जिसके पास राइट होता है वो प्रीमियम पे करता है ऑप्शन सेलर को, तो मैं उसे प्रीमियम पे कर दूंगा। अब प्रीमियम पे करने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक होता है एन्युटी और एक होता है अप फ्रंट। तो एन्युटी प्रीमियम क्या होता है मैं बता देता हूँ। आप प्रीमियम पूरा का पूरा लमसम एक बार में पे नहीं करोगे बैंक को, आप धीरे धीरे करके यानी कि पार्ट्स पार्ट्स में आप प्रीमियम पे करोगे। तो अगर आपको बैंक को पूरा प्रीमियम 100 रुपये अगर देना है, तो आप अप फ्रंट 100 रुपये दे सकते हो, या फिर जब जब आपकी इंटरेस्ट की ड्यू डेट आएगी तब तब आप थोड़ा थोड़ा प्रीमियम दे देना। मान के चलो 5 इंटरेस्ट की ड्यू डेट आने वाली है, तो 100 रुपये बाय 5 इज इक्वल टू 20 रुपीज़। तो 20 20 20 20 करके आप इंटरेस्ट के साथ साथ प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट भी पे करूँगा, फिक्स इंटरेस्ट यानी कि स्ट्राइक रेट पे करूँगा बैंक को। तो स्ट्राइक रेट का मतलब होता है एक्सरसाइज रेट, यानी कि जो चीज़ आप एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस पढ़ चुके हैं उसी को आपको यहाँ पे स्ट्राइक रेट बोल के चलना है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक कैप ऑप्शन बाय कर लिया और बैंक ने सेल कर दिया कैप ऑप्शन। कैप काम कैसे करता है? तो कैप ऑप्शन कॉल की तरह काम करता है।
यानी कि सिंस आपने यहाँ पे कैप बाय किया है तो मैं बोल सकता हूँ आपने कैप प्लस किया है, यानी कि कॉल प्लस किया है, यानी कि सी प्लस किया है। तो जब भी हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो सी प्लस और सी माइनस की बात करते हैं। जब हम सी प्लस करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ जाए, फ्यूचर डेट में अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैंने भी कैप ऑप्शन बाय किया है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लिबोर बढ़ जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कैप ऑप्शन हम लोग हेजिंग पर्पस के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो आपका रिस्क है नॉर्मल मार्केट में कि लिबोर बढ़ जाएगा, उसी को आप डेरिवेटिव मार्केट में अपनी एक्सपेक्टेशन बना दोगे। यानी कि अब आप डेरिवेटिव मार्केट जाओगे और कैप ऑप्शन बाय करने का इंटेंशन ये रखोगे कि लिबोर बढ़ जाए और आपकी हेजिंग हो जाए। कई बार हेजिंग पढ़ाते समय मैंने ये कहा है कि जो भी आपका रिस्क होता है कैश मार्केट में या स्पॉट मार्केट में, उसी को आप अपनी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। तो यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं कि मैं अपना एक्सपेक्टेशन रखा हूँ कि लिबोर बढ़ जाए। अब फ्यूचर डेट में दो केस हो सकते हैं। केस वन हो सकता है कि लिबोर बढ़ गया स्ट्राइक रेट से, यानी कि जो मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि लिबोर बढ़ जाए और स्ट्राइक रेट को भी क्रॉस कर जाए, वो पूरी हो गई, तो मैं कॉल ऑप्शन, जिसे हम कैप ऑप्शन कहेंगे यहाँ पे, एक्सरसाइज कर लूँगा। और अगर लिबोर कम हो गया स्ट्राइक रेट से तो कैप ऑप्शन को लैप्स कर दूंगा। ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि मेरे पास राइट है, क्योंकि मैंने कैप ऑप्शन बाय किया हुआ है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पार्टी के पास राइट होता है और दूसरे पार्टी का ऑब्लिगेशन होता है। राइट किस पार्टी का होता है? तो जी हाँ, ऑप्शन बायर का राइट होता है और ऑप्शन सेलर का ऑब्लिगेशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बायर यानी कि कैप ऑप्शन बायर बोरोवर है, उसके पास ये राइट है कि चाहे तो वो फ्यूचर डेट में कैप ऑप्शन को एक्सरसाइज करे या तो नहीं करे, यानी कि लैप्स कर दे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि कैप ऑप्शन काम कैसे करता है। कैप ऑप्शन एक नॉर्मल ऑप्शन की तरह ही काम करता है, जिसमें कैप का मतलब आपको कॉल लेके चलना है। तो अगर आपने बाय किया है कैप, यानी कि आपने बाय किया होगा कॉल, सी प्लस किया होगा, और वहाँ पे आप सोचते थे कि अंडरलाइंग एसेट यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ जाए और आप पैसा कमा लें। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन लोगे कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट यानी कि लिबोर बढ़ जाए और आप पैसा कमा लें और आपकी हेजिंग भी हो जाए। केस नंबर वन डिस्कस करते हैं कि जब लिबोर इज़ मोर देन स्ट्राइक रेट, यानी कि जब आप कैप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तब क्या होगा। तो केस नंबर वन, लिबोर इज़ मोर देन स्ट्राइक रेट, टी इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो जिस दिन इंटरेस्ट पेमेंट की डेट आएगी उसी दिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कैप एक्सरसाइज करना है या लैप्स करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने कैप एक्सरसाइज किया तो क्या होगा? तो मुझे लिबोर सबसे पहले तो मिल जाएगा, बैंक को मैं फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट पे कर दूंगा और एन्युटी प्रीमियम अमाउंट पे कर दूंगा। ठीक है, तो लीबर मुझे मिल जाएगा, फिक्स इंटरेस्ट में दे दूंगा, प्रीमियम में दे दूंगा, और जो लीबर मेरे पास आएगा वो जाके मैं अपने लेंडर को, यानी कि जिसने मुझे लोन दिया था, उसको लीबर दे दूंगा। ठीक है, इसमें मेरे को क्या फ़ायदा होगा? मेरे को ये फ़ायदा होगा क्योंकि सिंस लीबर इज़ मोर देन स्ट्राइक रेट, मुझे फिक्स इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है बट साथ में प्रीमियम भी देना पड़ रहा है। ओके, केस नंबर टू देख लेते हैं। अगर लीबर इज़ लेस देन स्ट्राइक रेट, तो आप चाह रहे थे कि स्ट्राइक रेट के ऊपर निकल जाए लीबर, और लीबर ऊपर नहीं गया, वो नीचे चला गया। सिंस नीचे चला गया तो आप कैप ऑप्शन को लैप्स कर देंगे। लैप्स कर देंगे तो आप सिर्फ प्रीमियम अमाउंट पे करेंगे और लीबर पे कर देंगे अपने लेंडर को, क्योंकि सिंस लीबर कम हो चुका है तो आपको कुछ रिस्क का फील नहीं हो रहा, क्योंकि अभी सिंस पैसा ही कम देना है अपने लेंडर को, ये मेरा लेंडर है, तो सिंस पैसा ही कम देना है, लीबर इंटरेस्ट कम देना है, तो क्यों मैं बैंक को फिक्स इंटरेस्ट दूँ, कि क्यों मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूँ। मैं ऑप्शन लैप्स कर देता हूँ, तो मैं ऑप्शन लैप्स कर दूंगा। ठीक है, तो इतनी कहानी सुनने के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन के डेटा में, यानी कि क्वेश्चन के डेटा को सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम दो टेबल बनाएंगे, टेबल नंबर वन एंड टेबल नंबर टू। सबसे पहले टेबल नंबर वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान ये देना है कि एवरी रीसेट डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट डेट। ये रीसेट डेट और इंटरेस्ट पेमेंट डेट मैंने आपको स्वैप्स के डिस्कशन में सिखाया था कि रीसेट डेट का मतलब होता है कि जिस दिन आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि जिस दिन आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, और इंटरेस्ट पेमेंट डेट का मतलब होता है जिस दिन आप प्रॉफिट लॉस
यानी कि इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट एक दूसरे को करेंगे। यहाँ पे यानी कि कैप ऑप्शन में रीसेट डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट डेट, यानी कि जिस दिन कैलकुलेशन करना है उस दिन पेमेंट भी कर देना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, रीसेट डेट आपका 1 लेके चलते हैं। लीबोर यानी कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट इज मोर देन फिक्स इंटरेस्ट, यानी कि स्ट्राइक रेट। तो अगर लीबोर मोर देन फिक्स इंटरेस्ट हुआ तो केस नंबर 1 होगा, यानी कि कैप एक्सरसाइज कर लोगे। अगर आप कैप एक्सरसाइज कर लोगे तो आपके लिए आउटफ्लो क्या होगा, तो आपके लिए आउटफ्लो होगा फिक्स इंटरेस्ट प्लस प्रीमियम। देखो केस नंबर 1 में अगर आप नोटिस करोगे तो लीबोर आपको आया और लीबोर आपने पे कर दिया। तो लीबोर आना और लीबोर जाना में तो कोई कैश फ्लो ही नहीं हुआ आपका, कि अगर 100 रुपये आए और 100 रुपये आगे फॉरवर्ड कर दिए तो कोई कैश फ्लो नहीं हुआ। बट यहाँ पे रियल में क्या कैश फ्लो हुआ आपका, रियल में आपका दो कैश फ्लो होगा। एक होगा फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट और दूसरा होगा प्रीमियम अमाउंट एन्युटी वाला, यानी कि दो आपके कैश आउटफ्लो होने वाले हैं, विच इज़ फिक्स इंटरेस्ट एंड प्रीमियम। वही चीज़ को यहाँ पर मैंने रीसेट डेट 1 में लिया है, फिक्स इंटरेस्ट एंड प्रीमियम। ये आपका टोटल आउटफ्लो होगा जब आप कैप एक्सरसाइज करेंगे तो। रीसेट डेट दूसरा, लीबोर कम हो गया फिक्स इंटरेस्ट से। अगर लीबोर कम हो जाएगा फिक्स इंटरेस्ट से तो आप कैप ऑप्शन को लैप्स कर देंगे और जाके लीबोर पे कर देंगे और प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा। तो दिस विल बी योर टोटल आउटफ्लो, लीबोर प्लस प्रीमियम। तो केस नंबर 2 में यही हुआ था कि आपकी जेब से एक तो लीबोर जा रहा है देखिए, और आपकी जेब से प्रीमियम अमाउंट जा रहा है, तो सिर्फ दो ही आउटफ्लो हो रहे हैं, एक है प्रीमियम अमाउंट, एक है लीबोर। तो टेबल नंबर 1 से हमको ये आउटपुट मिलेगा कि मेरा टोटल आउटफ्लो क्या होने वाला है अलग अलग रीसेट डेट को, यानी कि अलग अलग इंटरेस्ट पेमेंट डेट को। और दोनों सिनेरियोज लेके मैंने आपको समझा दिया कि अगर लीबोर बढ़ गया यानी कि आपने कैप एक्सरसाइज कर लिया तो टोटल आउटफ्लो कितना होगा, और अगर लीबोर कम हो गया फिक्स इंटरेस्ट से यानी कि आपने कैप लैप्स कर दिया तो क्या टोटल आउटफ्लो होगा। तो दिस वॉज टेबल नंबर 1। अब टेबल नंबर 1 का जो आउटपुट है विच इज़ टोटल आउटफ्लो, वो हमें टेबल नंबर 2 में काम आएगा, यानी कि रीसेट डेट 1 और टोटल आउटफ्लो जो मेरा हुआ कैप करने के कारण, और रीसेट डेट 2 तो क्या आउटफ्लो रहेगा कैप करने के कारण। कैप करने के कारण का मतलब ये है कि कैप ऑप्शन बाय करने के कारण, भले एक्सरसाइज करूं भले लैप्स करूं, लेकिन सिंस मैंने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि कैप किया तो मेरा कितना आउटफ्लो होगा, तो वो मैंने निकाल लिया। फिर मैं कॉलम बनाऊंगा टोटल आउटफ्लो नो कैप। टोटल आउटफ्लो नो कैप का मतलब ये है कि अगर टी इज इक्वल टू ज़ीरो में मैं अपने बैंक के पास जाता ही नहीं और उसके साथ कोई कैप ऑप्शन करता ही नहीं, तो क्या होता, तो सिंपली मैं अपने लेंडर को जिसने मुझे पैसा दिया है उसको लीबोर पे कर देता। क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए लीबोर के रेट पे तो मुझे उसको लीबोर पे करना है और बाकी कोई झंझट फेस नहीं करना है। यानी कि जो जो लीबोर होगा, यानी कि 11% हो तो 11% दे दूंगा, 10% हो तो 10% दे दूंगा, 9% 9% दे दूंगा। तो कुल मिला के मुझे लीबोर पे करना पड़ेगा, यानी कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे रीसेट डेट 1 हो चाहे रीसेट डेट 2 हो। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये कंपैरिजन करूँगा कि कैप करने के कारण मुझे कितना आउटफ्लो हुआ और अगर कैप नहीं करता तो कितना आउटफ्लो होता, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे सेविंग्स हो रही है या मुझे लॉस हो रहा है। ये कैलकुलेट कैसे होगा कि टोटल आउटफ्लो नो कैप माइनस टोटल आउटफ्लो कैप, मतलब ये वाले कॉलम से ये वाला कॉलम माइनस कर देंगे तो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि लीबोर ज़्यादा था, टोटल ऑफ नो कैप, और टोटल ऑफ कैप प्लस कम था, कैप करने के कारण सेविंग हो गई। मान के चलो यहाँ पे आपका आंसर आया 100 और यहाँ पे आपका आंसर आया 90, तो आप बोलोगे कि कैप करने के कारण सिर्फ 90 देना पड़ा, कैप नहीं करता तो 100 देना पड़ता। तो 100 - 90 दिस इज़ +10, मतलब 10 रुपये की आपकी सेविंग हो गई कैप ऑप्शन करने के कारण।
इसका अपोजिट भी हो सकता है कि मान के चलो यहाँ पे 120 पे किए, यहाँ पे सिर्फ 80 पे करना पड़ता। इसका मतलब ये है कि 80 माइनस 120 यानी कि -40। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलेगा कि कैप किया तो 120 देना पड़ गया, कैप नहीं करता तो सिर्फ 80 में काम चल जाता। तो 40 रुपये का लॉस हो गया कैप ऑप्शन करने के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा झंझट भी झेला और पैसा भी नहीं बचाया, पैसा भी गंवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सेविंग्स निकलती है या लॉस निकलता है कैप ऑप्शन करने के कारण, कि कैप ऑप्शन किया तो कुछ सेविंग हुई या कैप ऑप्शन करने के कारण कुछ लॉस हुआ। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। XYZ Limited borrows £15 million of 6-month LIBOR plus 10% for a period of 24 months। तो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने बोरो किया है, मतलब लोन लिया है पाउंड 15 मिलियन का एट द रेट ऑफ 6 मंथ लिबोर प्लस 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। तो इसने फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लोन लिया है 2 साल के लिए, यानी कि 24 मंथ्स। द कंपनी एंटिसिपेट्स अ राइज इन लिबोर, मतलब कंपनी का रिस्क क्या है कि लिबोर बढ़ जाए, और कंपनी को यही लग रहा है कि लिबोर बढ़ जाएगा। हेंस इट प्रपोजेज टू बाय अ कैप ऑप्शन, मतलब कैप प्लस करना चाहते हैं फ्रॉम इट्स बैंकर्स एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 8%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एक्सरसाइज प्राइस है 8% और आप चाहते हो, मतलब XYZ लिमिटेड कंपनी चाहती है कि लिबोर इससे बढ़ जाए। अगर लिबोर इससे बढ़ गया तो कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा, और अगर लिबोर इससे घट गया तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। द लमसम प्रीमियम इज़ 1% फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड्स एंड द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। तो ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए दिया है? तो ये दिया हुआ है प्रीमियम के लिए, कि लमसम प्रीमियम है 1%। किस चीज़ का? तो 15 मिलियन का, मतलब एंटायर लोन अमाउंट का 1% इज लमसम प्रीमियम। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम का मतलब ये है कि आप एन्युटी बेसिस पे प्रीमियम पे करोगे बैंक को, हर रीसेट डेट को प्रीमियम पे करोगे बैंक को। द एक्चुअल पोजीशन ऑफ लिबोर ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग रीसेट पीरियड्स इज एज अंडर। रीसेट पीरियड 1 में 9% हो गया, यानी कि 8% से ऊपर हो गया। फिर रीसेट पीरियड 2 में भी 9.5 हो गया, तो 8% से ऊपर हो गया। और रीसेट पीरियड 3 में भी 10% हो गया, 8% से ऊपर हो गया। तो तीनों केसेस में 8% से ऊपर चला गया लिबोर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क is hedged through cap option. For calculation, work out figures at each stage up to 4 decimal points and amount nearest to pound. It should be part of working notes. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपके एक रीसेट पीरियड में कितने महीने हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आपका 24 मंथ्स का लोन पीरियड है, 24 महीने का लोन लिए हो, और आपका जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट है वो 6 मंथ लिबोर है। 6 मंथ लिबोर का मतलब होता है वो 6 महीने का नहीं है, इसको 6 महीने का बनाना पड़ेगा, यानी कि एक रीसेट पीरियड 6 महीने का है। तो 6 महीना 6 महीना फिर से 6 महीना फिर से 6 महीना, तो टोटल हो गया 24 महीना। मतलब आपके टोटल 4 रीसेट पीरियड होंगे। ठीक है, बट अपन को क्वेश्चन में सिर्फ 3 रीसेट पीरियड का डेटा दिया हुआ है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है और कंफ्यूज नहीं होना कि आपका रीसेट पीरियड 3 टोटल नहीं है। टोटल तो आपके रीसेट पीरियड 4 होने वाले हैं, क्योंकि लोन का पीरियड 24 महीना है और एक रीसेट पीरियड आपका 6 महीने का है। मतलब हर 6 महीने में आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे और हर 6 महीने में कैलकुलेशन करोगे कि कैप एक्सरसाइज करना है या लैप्स कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा अंडरलाइंग एसेट है इंटरेस्ट रेट्स और डेरिवेटिव है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मांग रहा था कि हाउ फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो कौन सा रिस्क? तो ये वाला रिस्क कि लिबोर बढ़ जाएगा। अब इसकी हेजिंग करनी है कैप ऑप्शन को यूज़ करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुए। सबसे पहले तो मैंने अपने लेंडर से 15 मिलियन पाउंड बोरो कर लिए,
6 मंथ लिबोर प्लस 10% यानी कि टोटल फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे। मैं एक बोरोवर हूँ XYZ लिमिटेड। फिर मैंने बैंक के साथ कैप ऑप्शन कर लिया, जहाँ पे मैंने कैप ऑप्शन बाय कर लिया और बैंक को बोला मुझे आप लिबोर पे करना, मैं आपको फिक्स इंटरेस्ट यानी कि स्ट्राइक रेट यानी कि 8% पे करूँगा और साथ में प्रीमियम भी पे करूँगा 1% एन्युटी बेसिस पे। ठीक है। अब एक बात सोचने वाली ये है कि मैंने जो लोन बोरो किया है वो 6 मंथ लिबोर प्लस 10% के लिए किया है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि मेरा जो टोटल इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 6 मंथ लिबोर प्लस 10%। तो 6 मंथ लिबोर अगर मेरा 10% है तो उसमें 10% जोड़ देंगे तो 20% हो जाएगा। तो 20% में फ्लोटिंग पोर्शन कितना है? 20% में फ्लोटिंग पोर्शन सिर्फ 6 मंथ लिबोर है। अलग से 10% आप जोड़ रहे हो ये वाला, वो तो हर केस में जुड़ेगा, वो तो आपको पता ही है। तो आपको रिस्क 10% का नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क लिबोर का है, विच इज़ 6 मंथ लिबोर। इसीलिए आपने यहाँ पे बैंक के साथ जब कैप ऑप्शन किया तो लिबोर प्लस 10% इतने का नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका रिस्क लिबोर प्लस 10% नहीं है, आपका रिस्क सिर्फ लिबोर पोर्शन यानी कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट का रेट है उसमें जो फ्लोटिंग पोर्शन है विच इज़ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विच इज़ 6 मंथ लिबोर उसका है, और उसी के लिए आप हेजिंग करना चाहते हो। स्टूडेंट को कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हमको तो 6 मंथ लिबोर प्लस 10% पे करना है, तो हम बैंक के साथ लिबोर वाला ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं, हमको तो लिबोर प्लस 10% वाला करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हेजिंग जो की जाती है वो रिस्क की जाती है, और रिस्क यानी कि एक्सपोजर की जाती है, और यहाँ पे आपका एक्सपोजर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, यानी कि टोटल इंटरेस्ट रेट में आपका जो फ्लोटिंग पोर्शन वो आपका रिस्क है, दैट इज और इंटरेस्ट रेट रिस्क। पूरा पैसा कितना देना है वो रिस्क नहीं है, उस पूरे पैसे में फ्लोटिंग पोर्शन कितना है वो रिस्क है, और उसी की हेजिंग की जाएगी। इसलिए मैंने बैंक के साथ सिर्फ लिबोर का कैप ऑप्शन किया और बाय कर लिया कैप ऑप्शन, यानी कि कैप प्लस कर लिया। अब टेबल नंबर 1 बनाते हैं। टेबल नंबर 1 में रीसेट पीरियड, लिबोर फ्लोटिंग इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट स्ट्राइक रेट, कैप एक्साइज और लैप्स्ड, कैप आउटफ्लो, प्रीमियम, टोटल आउटफ्लो, सारा डेटा पाउंड में। रीसेट पीरियड 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है कि आज से 6 महीने बाद। लिबोर 9% हो गया, फिक्स इंटरेस्ट 8% है, तो लिबोर बढ़ गया, तो कैप एक्सरसाइज कर लूँगा। कैप एक्सरसाइज कर लूँगा तो कैप आउटफ्लो कितना होगा? तो कैप आउटफ्लो होगा फिक्स इंटरेस्ट प्लस प्रीमियम, यानी कि 15 मिलियन पे 8% इंटू 6/12। 6/12 इसलिए किया क्योंकि लिबोर हमेशा पर एनम रहता है और फिक्स इंटरेस्ट भी जो 8% है वो भी पर एनम है, बट मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट पटाना है। ठीक है, इसलिए 6/12 किया, तो 6 लाख रुपए मेरा कैप आउटफ्लो आ जाएगा। प्रीमियम है 40861। ये कैसे कैलकुलेट हुआ आइए देखते हैं वर्किंग नोट में, कि टोटल लमसम प्रीमियम अमाउंट इज़ 1% ऑफ 15 मिलियन विच इज़ 0.15 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो आया पाउंड 1,50,000। अब ये 1,50,000 में अप फ्रंट बैंक को दे सकता था, लेकिन मैंने बैंक को बोला कि मैं आपको 1,50,000 किस्तों में दूंगा और एक किस्त 6 महीने की रहेगी। तो लोन पीरियड इज 24 months, योर रीसेट पीरियड इज 6 months, तो 1, नाउ दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो कुल मिला के आपका एक्चुअली में रीसेट पीरियड 4 है, बट क्वेश्चन में डेटा सिर्फ 3 रीसेट पीरियड्स का दिया हुआ है, लेकिन प्रीमियम तो मुझे 4 रीसेट पीरियड्स यानी कि हर 6-6 महीने में देने पड़ेंगे। तो अभी होगा क्या कि आज है T=0, मैं कुछ प्रीमियम दूंगा, मैं कुछ प्रीमियम दूंगा, मैं कुछ प्रीमियम दूंगा, मैं कुछ प्रीमियम दूंगा, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ प्रीमियम दूंगा। उन सारे प्रीमियम्स की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा 7% पर एनम के रेट से, यानी कि ये जो लिखा था फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, इस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू 1,50,000 पाउंड आनी चाहिए। तो कुल मिला के मैंने बैंक को क्या बोला? मैंने बैंक को बोला
कि मैं आपको 1,50,000 पाउंड एक साथ नहीं दे सकता, आप मुझे किस्तों में ले लेना, इक्वल किस्त मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले लेना। तो मेरा यहाँ पे जो एन है वो है 4.5 ईयर्स। जैसे मेरा रीसेट पीरियड 4 है और एक रीसेट पीरियड में 6 महीना है, इसका मतलब निकलेगा कि मेरा एन जो है वो 4.5 ईयर्स है। तो हम लोग यहाँ पे एनविटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनविटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर कॉमा एन। तो 1,50,000 पाउंड इज इक्वल टू एनविटी इंटू पी वी ए एफ 7% बाई 2,4। ऐसा इसलिए किए क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 7%, वो साल भर का है, लेकिन मेरा जो एन है वो 4 है और हाफ ईयर्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने रेट को हाफ ईयर वाला बनाना पड़ेगा, विच इज़ 3.5%। तो 3.5% इज़ पर हाफ ईयर, कॉमा 4 हाफ ईयर्स। तो मेरा एन और मेरा आर लाइन में आ चुके हैं। तो 1,50,000 पाउंड इज इक्वल टू एन वी टी इंटू पी वी ए एफ 3.5% कॉमा 4। अब मुझे एन वी टी का अमाउंट निकालना है। तो एन वी टी का अमाउंट निकलेगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय पी वी ए एफ 3.5% कॉमा 4, तो 0.966 प्लस 0.933 प्लस 0.901 प्लस 0.871, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3.671 पाउंड 40861। तो ये एन्युटी फैक्टर कैसे काम करता है मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया था। तो मेरा प्रीमियम अमाउंट आ गया 40861। इसका मतलब ये निकल रहा है कि हर 6 महीने में बैंक को मैं 40861 दूंगा और ऐसा 4 बार करूंगा। ठीक है, तो अभी मेरा 6 लाख रुपए कैप आउटफ्लो है और प्रीमियम मेरा 40861 है। टोटल आउटफ्लो 6,40,861। रीसेट पीरियड 2 9.5% हो गया, यानी कि 8% ज़्यादा हो गया। कैप एक्साइज कर लूँगा, 6 लाख रुपए कैप आउटफ्लो, 40861 प्रीमियम, 640,861 टोटल। फिर 10% हो गया, यानी कि 8% ज़्यादा हो गया। फिर एक्साइज कर लूँगा कैप, 6 लाख रुपए का कैप आउटफ्लो, प्रीमियम 40861, टोटल आउटफ्लो 640,861। तो टेबल नंबर 1 कंप्लीट है, जहाँ पे मेरे को टोटल आउटफ्लो मिल चुका है। अब टेबल नंबर 2 की बात करते हैं कि रीसेट पीरियड 1 में मेरा एक्चुअली में आउटफ्लो हुआ कैप करने के कारण 640,861। अगर मैं बैंक के साथ कैप ऑप्शन नहीं करता तो मुझे कितना देना पड़ता, तो मुझे देना पड़ता 15 मिलियन के पीछे में 9% इंटू 6/12, यानी कि जो लीबोर चल रहा था उतना देना पड़ जाता, विच इज़ 6,75,000। तो मेरी सेविंग हो गई विच इज़ 34,139, विच इज़ सी कॉलम माइनस बी कॉलम, यानी कि टोटल आउटफ्लो नो कैप माइनस टोटल आउटफ्लो कैप प्लस। तो 34,139 की मैंने सेविंग कर ली कैप ऑप्शन करने के कारण। कैप ऑप्शन नहीं करता तो 6,75,000 देना पड़ जाता और कैप ऑप्शन किया तो 640,861 ही देना पड़ा। सेकेंड रीसेट पीरियड 640,861 कैप किया तो गया, कैप नहीं करता तो 15 मिलियन इंटू 9.5% इंटू 6/12, 7,12,500 देना पड़ता, विच इज़ 71,639। रीसेट पीरियड 3 640,861 देना पड़ गया। अगर कैप नहीं करता तो 15 मिलियन इंटू 10% इंटू 6/12, 7,50,000 देना पड़ जाता, 109,139 की सेविंग कर ली। टोटल सेविंग इज 214,917। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय 214,917 बाय यूजिंग ऑफ कैप ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने कैप ऑप्शन यूज़ करके हेजिंग कर ली, यानी कि आपने रिस्क को कम कर लिया 214,917 से। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होता है कैप ऑप्शन का क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉलर स्ट्रैटेजी। कॉलर स्ट्रैटेजी में आप क्या करते हो, आप कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन दोनों को यूज़ करते हो, जिसमें आप बाय करते हो कैप ऑप्शन और सेल करते हो फ्लोर ऑप्शन, यानी कि कैप प्लस करते हो, फ्लोर माइनस करते हो, यानी कि आप सी प्लस करने जा रहे हो और पी माइनस करने जा रहे हो। ये सी प्लस और पी माइनस आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था
जहाँ पे सी प्लस का मतलब होता है कि आप एक एक्सपेक्टेशन लेते हो कि अंडरलाइंग एसेट बढ़ जाए, और साथ ही साथ आप पुट ऑप्शन में भी जब पी माइनस करते हो तो आप एक्सपेक्टेशन लेते हो कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ जाए। तो जो सी प्लस वाला होता है और जो पी माइनस वाला होता है, दोनों की मेंटेलिटी यानी कि थिंकिंग प्रोसेस सेम होते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ जाए और वो प्रॉफिट कमा पाए। सी प्लस में प्रीमियम पे करना पड़ता है तो कैप प्लस में भी पे करना पड़ेगा, और पी माइनस में प्रीमियम रिसीव होता है तो फ्लोर माइनस में प्रीमियम रिसीव होगा। तो ये लोग जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ जाए, तो अगर हम कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो हम ये चाहेंगे कि जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ जाए स्ट्राइक रेट से, इनके फ्लोटिंग इंटरेस्ट शुड बी मोर देन फिक्स इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट हमारा इंटरेस्ट रेट्स है। ओके, तो चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। XYZ Inc. issues a £10 million floating rate loan on July 1, 2013 with resetting of coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 50 BP। BP का मतलब होता है बेसिस पॉइंट, और बेसिस पॉइंट मैंने आपको कई बार पहले क्लियर कर चुका हूँ, बॉन्ड वैल्यूएशन में भी क्लियर किया था कि बेसिस पॉइंट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होगा 0.5% का इंटरेस्ट रेट, तो लिबोर प्लस 0.5%। रीसेटिंग होगी एवरी 6 मंथ, यानी कि पेमेंट डेट होगा एवरी 6 मंथ। XYZ इज इंटरेस्टेड इन अ कॉलर स्ट्रेटजी बाय सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप। तो फ्लोर माइनस करना और कैप बाय करना यानी कि कैप प्लस करना कहलाता है कॉलर स्ट्रेटजी। XYZ buys the 3-year cap and sells 3-year floor as per the following details on July 1, 2013. नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट 10 मिलियन, तो जो आपका लोन अमाउंट है जो आपने इशू किया उतने पर ही आप कॉलर स्ट्रेटजी भी करोगे। रेफरेंस रेट है 6 मंथ लिबोर। स्ट्राइक रेट है 4% फॉर फ्लोर एंड 7% फॉर कैप। ये समझना बहुत ज़रूरी है, 4% फ्लोर का स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब ये होगा कि फ्लोर में 4% से ऊपर गया रीबोर तो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपने फ्लोर माइनस यानी कि पी माइनस किया हुआ है। तो अगर उससे ऊपर चला गया तो फ्लोर लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जिसने एफ प्लस किया हुआ है फ्लोर प्लस वो लैप्स कर देगा। और अगर लीबोर 4% के नीचे चला गया तो आपको नेगेटिव पे ऑफ होगा, क्योंकि पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में पी माइनस जब आप करते हो तो जब भी पुट एक्सरसाइज होता है तो आपके लिए यानी कि पी माइनस के लिए नेगेटिव पे ऑफ होता है और पी प्लस वाले के लिए पॉजिटिव पे ऑफ होता है। तो यहाँ पे जब फ्लोर माइनस में फ्लोर एक्सरसाइज होगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव पे ऑफ। 7% फॉर कैप का मतलब है कि अगर 7% से रेट ऊपर चला गया लीबोर तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने कैप प्लस किया हुआ है। और अगर 7% के नीचे चला गया लीबोर तो आप लैप्स कर दोगे कैप को। और एक और बात यह है कि जब लीबोर 7% से ऊपर चला जाएगा तो आपको पॉजिटिव पे ऑफ होगा, क्योंकि आपने कैप बाय किया हुआ है यानी कि ऑप्शन बाय किया हुआ है। प्रीमियम यहाँ पे लिखा हुआ है 0, सिंस प्रीमियम पेड फॉर कैप इज़ इक्वल टू प्रीमियम रिसीव्ड फॉर फ्लोर। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप कैप प्लस करते हैं यानी कि सी प्लस कर रहे हैं एक तरीके से, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और अगर आप फ्लोर माइनस करेंगे यानी कि पी माइनस करेंगे तो प्रीमियम मिलेगा। तो फ्लोर में आपको प्रीमियम मिला, कैप में आपने प्रीमियम पे कर दिया, और मान के चलो दोनों इक्वल अमाउंट्स थे तो आपकी जेब से कोई पैसा नहीं गया, प्रीमियम इज़ 0। Using the following data, you are required to determine effective interest paid out at each reset date। तो यहाँ पे रीसेट डेट और पेमेंट डेट सेम होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो हमको ये निकालना है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना पेड आउट हुआ एट ईच रीसेट डेट। रीसेट डेट है आपका सबसे पहला 31 दिसंबर 2013, लीबोर हो गया 6%। तो आप जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किए विच इज़ July 1, 2013, और आपका रीसेट डेट है 31 दिसंबर 2013, यानी कि 6 महीने का गैप है। फिर 30 जून 2014, फिर 6 महीना, फिर 31 दिसंबर
2040 फिर 6 महीना, तो आपका रीसेट पीरियड यानी कि 1 रीसेट पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा था कि XYZ इंक ने इशू किया 10 मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने लोन इशू किया है तो शायद हमने किसी को लोन दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने किसी को लोन नहीं दिया, हमने किसी से लोन लिया। ठीक है, तो हमने इशू किए 10 मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन का मतलब है हमने किसी से लोन लिया और हम बन गए बोरोवर, यानी कि XYZ इंक बन गया बोरोवर। सिंस उसने फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया है, उसको फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच इज़ 6 मंथ लीबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, विच इज़ 6 मंथ लीबोर प्लस 0.50%। तो रिस्क है कि लीबोर बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना है उसका जो फ्लोटिंग पोर्शन है लीबोर वो बढ़ जाएगा। उस बात का रिस्क है नॉर्मल मार्केट में। तो हेजिंग करने के लिए आप डेरिवेटिव मार्केट में जो आपका रिस्क है नॉर्मल मार्केट का उसको एक्सपेक्टेशन बना लोगे, यानी कि अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि लीबोर बढ़ जाए, और लीवर बढ़ जाएगा जब आप एक्सपेक्टेशन करते हो, यानी कि अंडरलाइंग एसेट बढ़ जाए, यानी कि आप कैप प्लस करोगे और फ्लोर माइनस करोगे। तो आप करेंगे कॉलर स्ट्रेटजी, कैप प्लस करेंगे विच इज़ जस्ट लाइक सी प्लस, और आप फ्लोर माइनस करेंगे विच इज़ लाइक पी माइनस। 7%, 4% दोनों के स्ट्राइक रेट है। तो अगर लीवर बढ़ गया 7% से तो आप एक्सरसाइज कर लोगे कैप ऑप्शन और आपको पॉजिटिव पे ऑफ होगा लीबोर -7%। तो जैसा कॉल ऑप्शन में होता था कि कॉल ऑप्शन में अगर मैंने कॉल बाय किया हुआ है और अगर कॉल एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे पॉजिटिव पे ऑफ होगा, और पॉजिटिव पे ऑफ का मतलब मैच्योरिटी पीरियड वाले दिन लीबोर -7%। अगर लीबोर कम हो गया 7% से तो लैप्स हो जाएगा, तो नो पे ऑफ। ठीक है। फ्लोर की बात कर लेते हैं, अगर लीबोर इज मोर देन 4% तो फ्लोर लैप्स हो जाएगा। फ्लोर लैप्स कौन करेगा? तो फ्लोर प्लस वाला करेगा। मैं तो फ्लोर माइनस वाला हूँ, फ्लोर प्लस वाला लैप्स कर देगा और मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा विच इज़ नो पे ऑफ। लेकिन अगर लीवर कम हो गया 4% से तो फ्लोर एक्सरसाइज हो जाएगा और मुझे पैसे देने पड़ेंगे फ्लोर प्लस वाले को, विच विल बी नेगेटिव पे ऑफ 4% माइनस लीवर। तो ऐसे चार अलग अलग केस में चार अलग अलग पे ऑफ हो सकते हैं। पॉजिटिव पे ऑफ, नो पे ऑफ, देन नो पे ऑफ, नेगेटिव पे ऑफ। तो इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आएगा रीसेट डेट। रीसेट डेट आपका स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2013, इनके जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन का और कोई डेटा काम का नहीं है। आपका पहला रीसेट डेट है 31 दिसंबर 2013। लीबोर हो गया 6%। डेज का कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 जुलाई 2013 लिखा है कि 1 जुलाई 2013 से लेकर के 31 दिसंबर 2013 कितने दिन होते हैं, तो 184 डेज होते हैं। जब आप 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दोनों डेट्स को इंक्लूड करना है, यानी कि 1 जुलाई 2013 को भी इंक्लूड करके चलना है और 31 दिसंबर 2013 को भी इंक्लूड करना है। तो आपका आंसर आएगा 184 डेज। लीबोर भले 6% हो गया, आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है? आपको इंटरेस्ट पे करना है लीबोर प्लस 0.5%, विच इज 6.5%। तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे 6.5%, ना कि 6%। भले लीबोर 6% हो गया हो, लेकिन आपको तो इंटरेस्ट देना है लीबोर प्लस 0.5%, तो आपको 6.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट आएगा 327671। ये कैसे आया? तो ये आया 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय द रेट। कौन सा रेट? तो 6.5% इंटू डेज अपॉन 365, यानी कि इंटू 184 अपॉन 365। तो आपको 327671 तो इंटरेस्ट देना ही है। तो आपका इंटरेस्ट आउटगो तो फिक्स है। चलिए देखते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो सिंस मेरा स्ट्राइक रेट है 7% और लीबोर हो गया 6%, तो मैं लैप्स कर दूंगा, क्योंकि मैं स्ट्राइक रेट को कंपेयर करूंगा लीबोर से, और सिंस लीबोर है 6%, स्ट्राइक रेट है 7%, तो गिर गया, तो लैप्स कर दूंगा, यानी कि नो पे ऑफ, कैप पे ऑफ ज़ीरो। फ्लोर की बात करेंगे तो फ्लोर भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि
फ्लोर में आप क्या सोच रहे थे? फ्लोर में आप ये सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से फ्लोर ऑप्शन है वो लैप्स हो जाए, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज होगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आपके पैसे बच गए, यानी कि नो पे ऑफ। तो फ्लोर में फ़ायदा हो गया, लैप्स हो गया, कुछ नहीं देना पड़ा एक्स्ट्रा। 327671 टोटल देना पड़ा। ये कैसे आया? तो ये आया ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट आपको देना पड़ेगा, प्लस कर देंगे बी विच इज़ कैप पे ऑफ विच इज़ पॉजिटिव पे ऑफ, और माइनस कर देंगे सी विच इज़ नेगेटिव पे ऑफ। तो कैप में पे ऑफ मिलेगा और फ्लोर में पे ऑफ देना पड़ेगा। अगला रीसेट डेट 30 जून 2014। लीबोर होगा 7.5%। डेज आप कहेंगे 181। अब जब आप डेज निकालोगे ना 181, 31 दिसंबर और 30 जून के बीच का, तो 31 दिसंबर को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना। आपको 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक का डेज निकालना है, विच इज़ 181 डेज। बट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 7.5 प्लस 0.5, तो 8%, विच इज़ 396712। तो आपका जो लीबोर है वो है 7.5%, आपका स्ट्राइक रेट है 7%। तो अब आप कैप एक्सरसाइज कर लोगे, तो एक्सरसाइज, तो कैप पे ऑफ निकल के आएगा 10 मिलियन इंटू लीबोर माइनस 7%। ये देखिए लीबोर माइनस 7%, यानी कि कैप पे ऑफ इंटू डेज अपॉन 365, यानी कि इंटू 181 अपॉन 365, 24795 आपको मिल जाएंगे। बट फ्लोर लैप्स हो चुका है, तो फ्लोर पे ऑफ ज़ीरो, तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे और आपको देना पड़ेगा 371917। अगर आपने कैप या फ्लोर नहीं किया होता तो आपको देना पड़ता 396712, और अभी आपको देना पड़ रहा है 371। आपके कुछ पैसे बच गए कैप के कारण और फ्लोर के कारण। अब 31 दिसंबर 2014, 5% हो गया लीबोर, 184 डेज, 5.5% तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच इज़ 277260। कैप भी लैप्स हो जाएगा क्योंकि लीबोर 7% से कम है, और फ्लोर भी लैप्स हो जाएगा क्योंकि जो लीबोर है वो 4% से ज़्यादा है। कुल मिला के आपको 2777260 पे करना पड़ेगा। फिर 30 जून 2015 को लीबोर हो गया 4%, डेज है 181, बट आपको तो पे करना है 4.5%, विच इज़ 223151। कैप लैप्स हो चुका है क्योंकि 7% के नीचे है लीबोर 4%, और फ्लोर भी लैप्स हो चुका है क्योंकि स्ट्राइक रेट इज़ 4% एंड लीबोर इज़ ऑल्सो 4%, तो बराबर है, तो लैप्स कर देंगे। टोटल आपको 223151 देना पड़ेगा। 3.75% अगर हो गया लीबोर, डेज है 184, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना है 3.75 प्लस 0.5 विच इज़ 4.25, तो आपका इंटरेस्ट आएगा 214247। कैप लैप्स हो चुका है क्योंकि 7% स्ट्राइक रेट है, हम चाह रहे थे कि 7% से बढ़ जाए, बट बढ़ा नहीं, वो तो घट गया, 3.75 हो गया, तो लैप्स कर देंगे कैप को। लेकिन फ्लोर एक्सरसाइज हो जाएगा। फ्लोर इसलिए एक्सरसाइज हो जाएगा क्योंकि जिसने फ्लोर प्लस किया होगा वो चाह रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स यानी कि लीबोर 4% से गिर जाए, और वो गिर गया, 3.75 हो गया। तो सिंस वो एक्सरसाइज हो जाएगा फ्लोर ऑप्शन, आपको नेगेटिव पे ऑफ हो जाएगा विच इज़ 4% माइनस लीबोर, मतलब आपको और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। यानी कि मुझे कितना देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा 10 मिलियन पे 4% माइनस लीबोर इंटू डेज अपॉन 365, 12603 मुझे देना पड़ेगा, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, और टोटल पैसा देना पड़ेगा 226850। तो फ्लोर के कारण मुझे नेगेटिव पे ऑफ हो गया, यानी कि लॉस हो गया, और टोटल मेरा इंटरेस्ट चला गया 226850। 30 जून 2016 4.25 हो गया, 182 डेज, 4.75% मुझे देना पड़ेगा, विच इज़ 236849। कैप भी लैप्स हो जाएगा, फ्लोर भी लैप्स हो जाएगा, 236849 देना पड़ेगा। टोटल मेरा इस दौरान पूरा इंटरेस्ट गया 1663697। द एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो जितना भी आपका इंटरेस्ट एक्चुअली में गया विच इज़ 16,63,697, उसको आपको रेट में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल इफेक्टिव इंटरेस्ट जो आपने पे किया अपॉन टोटल प्रिंसिपल
इंटू 365 अपॉन टोटल डेज इंटू 100। कहीं ना कहीं आपको मनी मार्केट यील्ड यानी कि MMY जैसा दिख रहा है, यहाँ पे 12/n या फिर 365/n करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1663697 अपॉन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ इंटू 365 अपॉन 1096। ये रहा आपका 1096 टोटल नंबर ऑफ डेज इंटू 100, 5.54% पर एनम। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका कॉलर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन, जिसमें आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि आपने क्या पोजीशन ली है। आपने कैप प्लस किया है और फ्लोर माइनस किया है, यानी कि सी प्लस किया है और पी माइनस किया है। तो अगर आपको ये नॉलेज क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस यानी कि IRO ख़त्म होता है। और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स IRD। तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स कोई नया कंसेप्ट या कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। बस मेरे को आपको एक जगह पे सेंट्रलाइज करके देना है, यानी कि एक जगह पे आपको समरी देनी है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका अंडरलाइंग एसेट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और उस पर आपने कोई सा भी डेरिवेटिव बनाया हो। डेरिवेटिव चार तरीके के होते हैं, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड स्वैप। तो कोई सा भी डेरिवेटिव आपने बनाया हो जहाँ पे आपने अंडरलाइंग एसेट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रखे हों, वो डेरिवेटिव कहलाता है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। तो हम ये पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको रिकॉल करवा देता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था FRA, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, तो वो IRD है, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स थे और डेरिवेटिव था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था IRF, विच इज़ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, तो वो भी IRD है। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, यानी कि प्लेन वनीला स्वैप, यानी कि जेनेरिक स्वैप। तो वहाँ पर भी आपका अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स थे, यानी कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स थे, और उससे बना हुआ डेरिवेटिव स्वैप कॉन्ट्रैक्ट था। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा इंटरेस्ट रेट्स ऑप्शंस IRO, जिसमें IRG आप पहले पढ़ चुके हैं FRA के साथ, कैप ऑप्शन आप पढ़ लिए और फ्लोर ऑप्शन आप पढ़ लिए। तो ये मैंने एक समरी आपके लिए तैयार की है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की, क्योंकि अलग अलग पॉइंट में हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव पढ़ तो चुके हैं, बट एक जगह पे समरी मैंने आज आपको लिखा दी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का FRA, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का IRF, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट रेट स्वैप और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का IRO, जिसमें तीन आते हैं IRG, कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज और समरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।